ओके सो वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द द्रोणाज। सो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं। हम लोगों का जो ऑनलाइन क्लासेस है जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर में कर रहे थे, तो आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन पिछले बार जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ था उसमें पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसका मतलब है यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, खैर कोई बात नहीं। विच वॉज द फर्स्ट ह्यूमन कंट्रोल्ड व्हीकल ऑन लूनर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि लूनर सरफेस यानी कि चंद्रमा के जो सरफेस में है वहाँ पे पहला ह्यूमन कंट्रोल्ड व्हीकल कौन सा था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, लूनर रोबोनॉट, लूनर स्पाइडरनॉट, लूनर रोवर एंड लूनर चैलेंजर। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लूनर रोबोनॉट। ठीक है, और ये किस देश से भेजा गया था? ये भेजा गया था आपका सोवियत यूनियन से, जो कि रशिया है। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी चलते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। तो नंबर 131 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द लोएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी इसमें से कौन सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ क्या होगा, लोवेस्ट होगा। तो देखिए, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेवलेंथ का। तो इसका मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो होगा आपका गामा रे। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन इन एटॉमिक लेवल। इसका मतलब अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी, एक्चुअली हम लोगों का तो जो बेसिक यूनिट है वो तो सेल है ना, अगर हम लोग इसको सेल को भी एटॉमिक लेवल पे सोचे तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी का पार्ट या फिर उपादान नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो ऑप्शंस है एक बार देख लेते हैं, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड लेड। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होगा आपका लेड। और याद रखिएगा, लेड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है देखिए, कह रहा है फर्स्ट नोबल इन द डिसिप्लिन ऑफ मेडिकल वाज गिवन इन 1901। सो इट वॉज गिवन फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वैक्सीन। तो यहाँ पे पूछा गया है सीधे सीधे कि सबसे पहला, तो देखिए यहाँ से आपका और एक क्वेश्चन जो है निकल के आ गया कि मेडिकल का जो फर्स्ट नोबेल है वो कब दिया गया था। वो दिया गया था आपका 1901 में। और ये किस जो डिजीज के वैक्सीन के लिए दिया गया था, तो इसका आंसर है डिप्थेरिया। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है ये किन्होंने खोजा था, तो उनका नाम है एमिल एडोल्फ वॉन बेरिंग। उनका पूरा नाम है एमिल एडोल्फ वॉन बेरिंग। तो ज़्यादातर हम लोग इसको बेरिंग कह के ही जानते हैं। और ये कहाँ के थे, और ये थे जर्मनी से। ठीक है, ओके। तो आइए चलते हैं हम लोग अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज चेंज्ड। अगर नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज किया जाता है, देन दैट चेंज हैपन्स ओवरऑल।
तो उस चेंज की वजह से क्या चेंजेस आएगा, तो देखिए उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो पहले हम लोग इसको एक सीधा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है उनको लेके चलते हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ऐसे होते हैं ना, अच्छा तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो एटॉमिक नंबर मास नंबर से एटॉमिक नंबर को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है ना। तो देखिए अभी न्यूट्रॉन नंबर में क्या चेंजेस आएगा एटॉमिक नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा जो आइसोटोप है, आइसोटोप में चेंजेस आएगा। अगर न्यूट्रॉन्स में चेंज होता है तो उसका चेंजेस एकदम आइसोटोप में आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था कब, ये पूछा गया था 4 अप्रैल 2016 का शिफ्ट में। तो देखिए क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय दिमित्री मेंडलीव। तो दिमित्री मेंडलीव जो है वो किन्होंने खोजा था, किस चीज़ को खोजा था। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो ये पीरियोडिक टेबल जो है वो दिमित्री मेंडलीव ने पहले इसका धारणा दिया था। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देन आपका आंसर होगा हेनरी मोजले, ठीक है। तो आपका आंसर होगा हेनरी मोजले। और इनका जो पीरियोडिक टेबल था यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये काफ़ी सक्सेसफुल था, और इसी के ऊपर में हम लोगों का जो आज तक का पीरियोडिक टेबल चला आ रहा है वो इन्हीं के थ्योरी के ऊपर या फिर सिद्धांत के ऊपर चला आ रहा है। क्यों, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आइए चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का मेन पार्ट्स क्या क्या है, तो देखिए आपके सामने में ऑप्शन है आयरन, सल्फर, सिलिकॉन, पोटाशियम, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम, नियॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओके। अच्छा तो यहाँ से और कुछ बोलने का नहीं है, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब सेशन आप लोग क्लास में करेंगे तो आप लोगों को वहीं पे पता चल जाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, इन विच प्लैनेट नासा फाउंड द क्लू ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इन 2015। तो सबसे पहले कौन से प्लैनेट पे पानी मिला था, वो भी लिक्विड स्टेट में, और कब मिला था, सबसे पहले 2015 में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका आंसर हो जाएगा मार्स, ठीक है। अच्छा तो और एक चीज याद रखना पड़ेगा कि मार्स का 2 मून है, क्या क्या, एक है आपका फोबोस एंड डीमोस, जिसमें से डीमोस जितना भी मून है सब में से छोटा है, ठीक है। डीमोस सब में से छोटा है, स्मॉलेस्ट। तो सब में से बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है आपका गैनीमेड। किसका है, जुपिटर का, ओके। सो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग चलते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम दिस MCQs, अगर आप लोगों को थ्योरी का क्लासेस चाहिए तो आप लोग हमारे ब्रांच में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स में और फ्रॉम द वेरी बेसिक टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट एकदम पूरा यहाँ पे बहुत डिटेल्स में कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अभी अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? तो हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, जो सिम कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ये मेरा जीएसएम सिम है। तो जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? जीएसएम का फुल फॉर्म है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जियोग्राफिक सिस्टम ऑफ मोबिलिटी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्रैंड सिस्टम फॉर मोबाइल। तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। और कभी कभी जीपीएस के बारे में भी पूछा जाता है, जीपीएस, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? मुंबई एटॉमिक पावर प्लांट वाज रिनेम्ड इन द नेम ऑफ व्हिच इंडियन साइंटिस्ट? जो मुंबई एटॉमिक पावर प्लांट है वो किस इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है फिलहाल में? तो आपका यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं। सीवी रामन, रामकृष्ण रामनाथन, उसके बाद है आपका होमी जहांगीर भाभा, और है आपका राजा रमन्ना। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा होमी जहांगीर भाभा, जिसको हम लोग अभी जानते हैं भाभा एटॉमिक सेंटर। और याद रखिएगा, जो सीवी रामन है उनको नोबेल भी मिल चुका है। क्यों? रैमन इफेक्ट खोजने की वजह से, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 में, उसकी ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? तो ऑब्वियसली आपको मालूम है, जो कुरियन करके ही हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका वर्गीस कुरियन, ठीक है। और ये जो वर्गीस कुरियन या फिर जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये है आपका मिल्क से रिलेटेड। तो आपको रिवोल्यूशंस और उनके जो रिवोल्यूशंस का जो नाम जो कि कलर से डिनोटेड है, जैसे सिल्वर रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने जो अपने प्रीवियस सेशन कराए हैं उसमें भी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। तो आप लोग प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी देखिएगा, आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? तो ये तो एकदम ऑप्शन देखते ही पता चलता है कि ये तो आर्यभट्टा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, देन इट इज आर्यभट्टा। बट अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, देन आपका आंसर होगा APPLE। और ये इंडियन है, ठीक है। वो जो एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है। ये इंडियन सैटेलाइट है और ये भी छोड़ा गया था बाय इसरो, ठीक है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से, ठीक है। तो ये है आपका आर्यभट्टा। कब छोड़ा गया था इसको? इसको छोड़ा गया था इन 1975 अप्रैल 19 में, ठीक है। ओके फाइन। सो अभी हम लोग चलते हैं हम लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU इन कंप्यूटर्स, ठीक है। CPU ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन भी अलग से इसमें रखे हैं, तो ताकि आप लोगों को फिर कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। तो देखिए क्या क्या है, कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सर्किट पेरिफेरल यूनिट एंड कंट्रोल पावर यूनिट। तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए मेन यूनिट, ठीक है, ये तो हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आए कि व्हाट इज द मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर, तो मेन यूनिट कौन सा होगा आपका? तो आपका मेन यूनिट होगा
ALU। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अच्छा, आइए हम लोग अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया है? बोला गया है इन 2015 इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड सीएनजी ऑपरेटेड ट्रेन्स। 2015 में इंडिया पहली बार सीएनजी ऑपरेटेड ट्रेन्स को स्टार्ट किया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? कॉम्प्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लीन नाइट्रोजन गैस, डी कार्बन एंड नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका क्या? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए दो तरह का गैस जो है हम लोग यूज़ करते हैं अपने जो होम अप्लायंस में और या फिर व्हीकल में। एक होता है आपका सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक यूज़ करते हैं जो हम लोगों का घर में वो है एलपीजी। इसका मतलब क्या है? एलपीजी का मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और ये इसका जो मेन कंपोनेंट है एलपीजी का वो क्या क्या है? वो है आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, ओके। तो जितना हो सकेगा हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी लेते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोगों के जो अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि रेलवे बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन सेट करता है, बहुत ऑफबिट क्वेश्चन सेट करता है, तो इसीलिए हर तरह का ऑफबिट क्वेश्चन के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया वॉज गिवन बाई। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, तो चलिए देखते हैं। तो इनर्शिया हमने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स के मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि ये इनर्शिया कहाँ से आया था। ये इनर्शिया आया था जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है वहाँ से आया था। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है, आंसर बन जाएगा सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, अच्छा, कौन से फॉर्मूला से आया था? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले से इनर्शिया का जो डेफिनेशन है वो आया था। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं बाकी जो चीज़ों के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ये तो इन्होंने तो डायनामाइट, ओ सॉरी, ये तो आपका जो क्वांटम फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा अवदान है। ठीक है, बहुत बड़े क्वांटम फिजिक्स, और इन्होंने ही E इक्वल टू mc² ये फॉर्मूला इन्होंने ही दिया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उसके बाद जो जॉन डाल्टन है, इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज में इनका बहुत बड़ा अवदान है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि उसमें से कुछ गलत था, लेकिन वो गलत को सही करके ही हम लोगों का बाद का आज का जो मॉडर्न थ्योरी है वो आया है। तो जिसे हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन दोनों ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डाल्टन के हिसाब से उन्होंने जो एटम के बारे में कौन सा मतवाद उनका ठीक था। ठीक है, अभी स्टीफन हॉकिंग्स, तो इन्होंने रिसर्च किया था ब्लैक होल के ऊपर। ब्लैक होल के ऊपर एंड टाइम एंड बिग बैंग, इनका किताब भी है बिग बैंग के ऊपर। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड इज नोन एज। ठीक है, तो अभी जिस प्रोसेस में लिक्विड है वो सॉलिड बन जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, जिस प्रोसेस से पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन है, तो ये सारे प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन। तो
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उसके बाद सब्लिमेशन में क्या कह रहा है, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन जिसमें आप सॉलिड से डायरेक्टली उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बीच का जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं आएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। ओके, उसके बाद है आपका इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन प्रोसेस हम लोग किसको कहेंगे, देखिए जिसमें लिक्विड जो लिक्विड है उसमें आप हीट अप्लाई करेंगे और जो लिक्विड है वो आपका गैस में तब्दील होगा, यानी चेंज होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन प्रोसेस। तो कंडेंसेशन कौन सा हुआ, तो कंडेंसेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन। तो क्लोरोफॉर्म तैयार करने के लिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन डी प्रिंट नहीं हुआ, तो ठीक है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, जो आंसर आपका प्रिंट नहीं हुआ था, यानी कि नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, अच्छा, तो ये किन्होंने मतलब सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, तो ये होगा आपका फाउंड बाय हैरिसन एंड सैमसन। हैरिसन एंड सैमसन। ठीक है, अच्छा, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 144। अच्छा, क्या बोला गया है आपके क्वेश्चन में, आइए देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये जो है ये दोबारा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 147 होना चाहिए, ये दो बार प्रिंट हो गया था ऊपर वाला। ठीक है, अच्छा, क्या बोला गया है, इसरो लॉन्च फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी डेडिकेटेड सैटेलाइट एस्ट्रोसैट इन द ईयर। तो इसरो ने किस साल में फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी डेडिकेटेड सैटेलाइट, जो कि सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के काम के लिए यूज होगा, उसका नाम क्या था, एस्ट्रोसैट, तो किस साल में छोड़ा था, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2015। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी पूछा गया है एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पे नोबेल दिया जाता है, तो एल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का डिस्कवर किया था, तो एल्फ्रेड नोबेल हम सभी जानते हैं कि उन्होंने किस चीज का डिस्कवर किया था, उन्होंने किया था डायनामाइट का। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो भी हम लोग थोड़ा देखते हुए चलेंगे, जैसे रेडियम। ठीक है, तो रेडियम को किन्होंने डिस्कवर किया था, आइए देखते हैं। मैरी कुरी। तो रेडियम डिस्कवर किया था किन्होंने, मैरी कुरी ने। एक्सरे, बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा, रॉन्टजेन। ठीक है, और डायनामाइट तो मैंने बताया कि एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट आपका जो है खोज किया था। और हेलियोस्कोप, ठीक है, तो ये हेलियोस्कोप क्या है, तो ये मैं आपको कुछ देर बाद भी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन है मेरे पास अभी। तो ये तैयार किया था बेनेडिक्टो कैसली ने। ठीक है,
और जो हेलियोस्कोप है ये कंप्लीटली गैलीलियो का जो टेलीस्कोप है, गैलीलियो के जो टेलीस्कोप का सिद्धांत है उसके ऊपर बेस करके बना है, ठीक है। और एक चीज, जो सन को ऑब्जर्व करने के लिए हम जिस स्कोप का यूज करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं हेलियोस्कोप। सो यूज्ड टू ऑब्जर्व द सन। ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब लगता नहीं कि डिस्कस करने का जरूरत है, लेकिन इससे रिलेटेड आइए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकता है। तो सबसे पहले अपना आंसर हम लोग टिक करते हैं, दैट इज आपका जुपिटर। अभी इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि मार्स का दो जो मून है यानी सैटेलाइट है, उसे भी सैटेलाइट भी कह सकते हैं, फोबोस एंड डिमोस, ठीक है। और डिमोस क्या है, स्मॉलेस्ट मून ऑफ ऑल, यानी कि हम लोगों का जो मिल्की वे है, मिल्की वे में स्मॉलेस्ट मून है कौन सा, डिमोस। किस ग्रह का है, मार्स का है। उसके बाद जुपिटर के टोटल 64 मून्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा है और जो हम लोगों को जानना चाहिए वो है आपका गैनीमेड, ठीक है, वो है आपका गैनीमेड एंड इट इज द बिगेस्ट मून ऑफ ऑल। ऑफ ऑल का मतलब हमारे यूनिवर्स में अभी तक जितना हम लोगों को मालूम है उसमें से, ठीक है। और एक चीज अभी हम लोग देखते हैं, जो सैटर्न है, यूरेनस, जो सैटर्न से पूछा जाता है कि सैटर्न का जो है, जैसे टाइटन किसका मून है, वो सैटर्न का है और ये है आपका सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आपका है टाइटन। ओके, तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और आप लोगों को और भी एडवांस नोट्स में क्या क्या चाहिए आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या और देना है आप लोगों को, ठीक है। तो जब तक आप लोग अपना नीड नहीं बताएंगे तो मैं भी उस तरह से आप लोगों के लिए नोट प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। और एक चीज़, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना जो प्रिपरेशन है और भी सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं, तो आप लोग द्रोणास के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग ब्रांच में फ़ोन करके हम लोगों के जो कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं, और जो फ़ोन नंबर है वो बीच बीच में आप लोगों को फ्लैश होता रहेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 150। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, Which of the following is different with respect to genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है। एक है आपका जो बीटी कॉटन, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या, जो हाइब्रिड किया जा चुका है, ठीक है। गोल्डन राइस, एम्फोरा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो होगा आपका लेडी फिंगर यानी भिंडी, ठीक है, क्योंकि भिंडी जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो सिंपली ग्राफ्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ग्राफ्टिंग मतलब जो वो कहते हैं ना, हम लोग बंगाली में कहते हैं ना, जो पेड़ को कलम करना, उस तरह का चीज़ है। ये भी एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि लेडी फिंगर का जो ट्री है उसको हम लोग ग्राफ्ट करते हैं, वैसा बात नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया सिर्फ। अच्छा, अभी चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्राम विच कैन कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो ये भी ठीक से कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो कौन सा प्रोग्राम या फिर जो पार्ट है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम लोगों के पास जो ऑप्शन है, प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर। तो देखिए, प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, हाँ, ये दोनों ही देखने में लग रहा है कि आंसर हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही आंसर नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज कंपाइलर। ओके, अभी चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है
इन टॉक्सिकोलॉजी वी स्टडी अबाउट, हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर किस चीज़ के बारे में हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। तो हम लोग जानते हैं कि टॉक्सिक का मतलब तो जहर होता है, तो ऑब्वियसली द आंसर शुड बी पॉइजन। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है ओशन। तो देखिए ओशन, जो ओशन है, ठीक है, तो इसको हम लोग ओशनोलॉजी या फिर ओशनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जो स्टडी ऑफ ओशन है उसे हम लोग कहते हैं ओशनोग्राफी और ओशनोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ रॉक्स, सो स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होगा, ये होगा इट इज अंडर जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी का ही अंदर में ही हम लोग जो है रॉक्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग अभी अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे, जो कि है आपका नंबर 153। और ये है आपका कब आया था, ये क्वेश्चन आया था आपका 5 अप्रैल को। ये पूरे दिन का सेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग जितना हो पाएगा करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी देखते देखते बोर ना हो जाए। ओके, तो आइए चलते हैं। पूछ रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो कि है घनत्व को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो देख लेते हैं पहले। हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्यों यूज होता है, टू मेजर मॉइस्चर। ठीक है, टू मेजर मॉइस्चर। अच्छा, उसके बाद है आपका हिप्सोमीटर। ये क्यों यूज होता है, या फिर हाइप्सोमीटर, ये होता है आपका यूज टू मेजर हाइट और इलेवेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका फैदोमोमीटर, यानी कि फैदोमीटर। ये क्यों यूज होता है, इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, और सी डेप्थ को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसका यूनिट हम लोग लिखते हैं फैदम। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोमीटर, दैट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, सबसे पहले ग्रीन हाउस किसे कहते हैं वो समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों का अर्थ सरफेस है, अभी इस सरफेस के ऊपर कुछ गैसेस का एक लेयर ऐसे करके बना हुआ है हम लोगों का एटमॉस्फेयर के अंदर। तो अभी क्या होता है कि कभी कभी जो सन आता है, सन का जो लाइट या फिर हीट आता है, तो वो जब हमारे एटमॉस्फेयर से जो टकरा के रिटर्न होना चाहता है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से वो रिटर्न नहीं हो पाता और फिर से रिफ्लेक्ट होके हमारे सरफेस में आ जाता है, ठीक है, तो इस गैस के लिए कुछ गैसेस रिस्पॉन्सिबल है इस लेयर के लिए, ठीक है। तो इस लेयर, ये जो लेयर है जो गैस से बनता है, इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो अभी देखते हैं, और एक चीज, ग्रीन हाउस गैस यही है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम लोग इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी कह सकते हैं।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 155 बायोडाइवर्सिटी आईडी रिलेटेड। ठीक है, क्या कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी आईडी रिलेटेड टू, बायोडाइवर्सिटी आईडी किसको कहते हैं? तो देखिए हम लोगों के पास ऑप्शन है सॉलिड वेस्टेज, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइव्स ऑन अर्थ सरफेस, आवर कल्चर एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका आंसर होगा दिस वन। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइव्स ऑन द अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं किसी एक तरह का या फिर कुछ तरह का जो जीव है पर्टिकुलरली किसी प्लेस में अगर पाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उस एरिया का या फिर उस प्लेस का बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IRS 1A इज, मतलब IRS 1A ये क्या चीज है? ठीक है, तो सबसे पहले IRS का फुल फॉर्म जानना होगा, नहीं तो हम लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो IRS इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A क्या है? यह ऑप्शन देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, फर्स्ट वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट मेड बाय इसरो, इंडियाज फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट पीको सैटेलाइट। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था आपका 17 मार्च 1988 को। ठीक है, किसके द्वारा? बाय इसरो। कहां से किया गया था? सतीश धवन से, सतीश धवन स्पेस सेंटर, स्पेस रिसर्च सेंटर से। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर। ठीक है, और जो चीफ है कौन है? प्रोग्राम चीफ, चीफ कौन है? के शिवम। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं करेंगे, हम लोग छोटे छोटे सेशंस में हम लोगों का जो क्लास है वो क्लास हम लोग करेंगे ताकि आप लोग भी बोर फील ना करें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्त लोगों को भी ये सेशन शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर आप लोगों को कोर्स के बारे में या फिर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, ऑफलाइन बैचेस के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप लोग हमारे बैचेस में फ़ोन कर सकते हैं, हमारे ब्रांच में। और आप लोगों को जो पिछला स्लाइड है वहीं पे आप लोगों को फ़ोन नंबर भी दिखा होगा, तो हर स्लाइड के अंदर में ही फ़ोन नंबर विजिबल है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। सो फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में।